गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। उसकी फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर। उसमें टॉपिक आता है रदरफोर्ड प्रकीर्णन। रदरफोर्ड प्रकीर्णन क्या है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्या है। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई थी। जे थॉमसन ने एक मॉडल भी दिया था जिसे पलंग फूडिंग मॉडल कहते हैं। उसके अनुसार एक परमाणु एक गोलाकार होता है, गोला आवेश धनावेश से बना हुआ गोलाकार होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विचरित रहते हैं जो धनावेश होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेश। परमाणु तो धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। और जो उसके अंदर वितरित रहते हैं, कोई फिक्स नहीं है, घूमते रहते हैं। ये दी थी जे थॉमसन के द्वारा मॉडल, इसे पलंग फूडिंग मॉडल कहते हैं। जो इसने ये कहा था कि जैसे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से वितरित रहते हैं, उसके यहाँ से मतलब इकट्ठे रहते हैं, जिस कारण से एक लड्डू के अंदर इलायची होती है। तो इलायची सारी तो नहीं होती, एक आधी होती है और दूर दूरी पर होती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी परमाणु के अंदर, जैसे ये परमाणु मान लिया अपने ने, इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं और इनको निश्चित स्थान नहीं होता, घूमते रहते हैं, जुड़े हुए भी नहीं होते और निश्चित स्थान में घूमते रहते हैं। और ये परमाणु एक धनावेशी गोला होता है, जो इसका जो ऋणावेशी पार्ट है वो बहुत नगण्य होता है, इसलिए इसे कम होता है। ये जे थॉमसन द्वारा कहा गया था। इन्हें तरबूज का उदाहरण दिया था। जो तरबूज में बीज होते हैं, तरबूज में बीज क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं और अंदर ही होते हैं, और उनको कोई स्थान निश्चित नहीं है कि हाँ इसी स्थान पर रहेगी, कहीं भी हो सकती है। ये था जे थॉमसन द्वारा दिया गया मॉडल। इसके बाद रदरफोर्ड ने भी मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु कैसे होती है। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसने एक धातु ली थी, रदरफोर्ड ने धातु पतली परत ली धातु की। मान लो ये कि धातु की परत है, ये धातु की परत ली। इसके ऊपर अल्फा कण की बौछार कराई, अल्फा कण डाले इसके अंदर अल्फा कण डाले। धातु ये सोने की नहीं है, सोने की बाद में इसके जो साथी थे गेर्गर और जर्मन इन्होंने की ली थी। इसने सिर्फ धातु की परत ली थी जो सोने की नहीं है। सोने की से साथियों ने इसे एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें सोने की परत ली गई थी। ये सिंपल धातु है, कोई धातु हो सकती थी। ये इसके अंदर अल्फा कणों की बौछार कराएगी। जो देखा है अल्फा कण बौछार कराई जाती है तो सिर्फ एक बीच में पार्ट है जिसमें वो टकराते हैं, जिसमें उनका अल्फा कणों का कोई ना कोई विस्थापन होता है, जिसमें उनका स्थिर होता है। मान लो यहाँ से टकराए, कई बार यहाँ से अल्फा कण आया, यहाँ से ऐसे टप जाता रहा, यहाँ से ऐसे निकल जाता रहा, यहाँ से ऐसे निकल जाता रहा, इस रूप में होता रहा। सिर्फ यहाँ जो इतने तो ये हिस्सा आ रहा है, यहाँ वाला, इस हिस्से में जो अल्फा कण टकरा रहे हैं वो उनका ही विचलित होता है, उनके विस्थापन होता रहा और वही वापिस जाते थे। और जो दूर से निकल जाते रहे, दूर से अपने आप निकल जाते रहे, बिल्कुल सीधे रूप में निकल जाते, इनको कुछ नहीं होता था। उसने कहा अगर जे थॉमसन का मॉडल सही है, अगर हर जगह ये इलेक्ट्रॉन वितरित है और हर जगह धनावेशी पार्ट है, तो हर जगह कुछ ना कुछ तो टकराना चाहिए। या तो सीधे निकलने चाहिए, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, या जो सारी जगह से टकराना चाहिए, हर जगह विस्थापन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। पर नहीं, ऐसे बीच में पार्ट ऐसा क्या था, एक ऐसे क्या था बिंदु रूप में जहाँ पर अल्फा टकराती, एक तो बिल्कुल वापस आया था, या इनको कोई विस्थापन होता था, थीटा कोण पे एक विस्थापन होता था इनका। ऐसे क्या चीज़ था, तो उसने आगे किया। फिर इसके साथ ही आए थे गेर्गर और जर्मन, जिन्होंने इनका इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे। आता रदरफोर्ड नाम पर एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। उन्होंने ये परत अब सोने की ली थी, सोने धातु की ली। तो सोना धातु सबसे ज़्यादा चालक होता है और महीन परत होती है इसकी ली। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट सोने वाली धातु पर करा। जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सोने वाली धातु पर करा तो उन्होंने यही देखा कि इनमें से एक कण जो अल्फा कण होता है, जो सोने कण का मध्य भाग है, बीच वाला भाग है, वहाँ से जब टकराते ही है, मान लो इस भाग से टकराए, इस भाग से टकराए, तो एक कण तो बिल्कुल वापिस अपनी दिशा में वापिस लौट जाता है, वही 180 डिग्री एंगल बनाकर। बाकी कोण विचलित होते हैं। सेम वही प्रोसेस थी जो रदरफोर्ड ने दूसरी धातु पर की थी, उन्होंने सोने वाली धातु पर की। सोने वाली धातु थोड़ा और स्पष्ट हो गया। ये स्पष्ट हो गया कि जो बीच वाला भाग है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका धनावेशित भाग जूर है, और बाकी जो परमाणु का बाकी जो सारा भाग आ गया परमाणु का, ये परमाणु पूरा आ गया, ये बाकी जो परमाणु का भाग आ गया, ये खाली वाला, यहाँ पर धनावेशित भाग कुछ भी नहीं है, नगण्य है। यहाँ धनावेशित भाग परमाणु के साथ धनावेशित भाग क्या है, उसके मध्य में, उसके नाभिक में है, जिस नाभिक की नाम दिया गया बाद में। और जो बाकी हिस्सा बच गया वहाँ धनावेशित भाग कुछ नहीं है। इसलिए अल्फा कण क्या है, एक पॉजिटिव कण होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसका आवेश होता है।
जो पॉजिटिव टकराते हैं तो विचलित रहेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए दूर फेंकता है, दूर जाता है तो इसमें कोई ना कोण बना के वापस निकल जाता है, दूर से निकलने की कोशिश करेगा। नीचे भी दूर से निकलने की कोशिश करता है, कोई कोण बना के निकल जाता है। ये तो रदरफोर्ड प्रकीर्णन। और इसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर रहते हैं। तो दोनों फर्क क्या था? दोनों फर्क ये था, इसने कहा कि जो ये धनावेशित भाग है परमाणु का वो हर जगह वितरित रहता है, जैसे थॉमसन ने ये कहा था। पर रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो भी उसका धनावेशित भाग है, जो भी उसका पॉजिटिव भाग है, वो सिर्फ मध्य भाग में रहता है, बीच में रहता है। साइड में कोई भी धनावेशित भाग नहीं मिलता। हो सकता है साइड में इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना कम होता है और इतना द्रव्यमान कम होता है तो अल्फा कण पर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब इलेक्ट्रॉन से टकराते ही ये तो सीधे निकल जाते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इनका आवेश भी कम है। एक से दुगुना आवेश होता है। एक अल्फा कण का आवेश कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और इसका मास भी इनसे 4 गुना होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्या कहा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि परमाणु के मध्य भाग में एक नाभिक होता है, एक ऐसा ठोस भाग है ये, जो धनावेशिक भाग होता है, जिसको इसे नाभिक का। इस नाभिक की खोज का श्रेय भी रदरफोर्ड को जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज को किस जाता है? जैसे थॉमसन जाता है। इन्हें कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाम है एक जो अनावश्यक भाग होता है, जो परमाणु में एक दूसरे वितरित रहता है, और नाभिक की खोज और श्रेय किस जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं अल्फा कण तो सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि आवेश ज़्यादा, द्रव्यमान भी ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट इसने क्या कहा? थर्ड पॉइंट ने ये कहा कि नाभिक है, नाभिक का द्रव्यमान बहुत भारी होता है। नाभिक ठोस है, भारी है। जो अल्फा कण टकराते हैं, अल्फा कण का द्रव्यमान नाभिक की तुलना में बहुत नगण्य के बराबर होता है। जब टकराते हैं तो बार बार उछाल कर दिया, आप लोग एक चीज़ पर बार बार टकराएंगे तो भी नाभिक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नाभिक की स्थिति वैसी ही वैसी रहती है, नाभिक यहीं रही, कोई हिलती नहीं है। और ये कहा कि जो अपनी जो सारे कल्पना कर रहे हैं नाभिक, अल्फा कण, सारे ये बिंदु मात्र होते हैं, कोई बड़े बड़े कण नहीं होते। ये सारे के एक बिंदु है, बिंदु के बराबर एक कण होते ही है। जो बहुत बड़ा बिंदु हो गए, मतलब इतना बिंदु के बराबर एक कण होते हैं। इन्हें 4 पॉइंट कहे थे, और इसलिए इस नाभिक की श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड ने की थी, और इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इसलिए जे थॉमसन का मॉडल को अपने ने रिजेक्ट कर दिया था, और इनके मॉडल को अपने ने 50% लागू किया नाभिक तक। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का पूरा वर्णन नहीं दे पाए थे, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाए थे, इसलिए इन्होंने 50% लागू किया था, और इनका तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद आती है रदरफोर्ड प्रकीर्णन में जो ये इनका विचलित कोण है, स्कैटरिंग एंगल, प्रकीर्णन कोण जो बनता है इनमें, जो देखो ये प्रकीर्णित हुई किरणें यहाँ से आई, यहाँ से गई, जो ये प्रकीर्णन कोण बन रही है वाला स्कैटरिंग एंगल बन रहा है, ये वाला प्रकीर्णन कोण यहाँ से आई, यहाँ से जा रही है, ये वाला प्रकीर्णन कोण जो थीटा बन रहा है। और इनका जो संघटन प्राचल होता है, पैरामीटर जो है, संघटन प्राचल पैरामीटर है, इम्पैक्ट पैरामीटर जो है, उनके बीच में संबंध बताया इन्होंने अपने, उसका करते हैं संघटन प्राचल और स्कैटरिंग एंगल के बीच में। वो कैसे निकला, क्या संबंध था, ये तो था इनका बेसिक रूप से क्या मॉडल दिया इन्होंने, किस रूप में दिया। और रदरफोर्ड ने आगे एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, आगे इन्होंने वैल्यू फाइंड करके दिखाई। तो इसमें पहले करते हैं अपने रिलेशन बिटवीन एंगल एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। संगठन प्राचल और जो उसका कोण बना, संगठन कोण और इम्पैक्ट पैरामीटर के बीच में जो संबंध आया, उसके संबंध को कर दिया थीटा और ए। स्कैटरिंग एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से, और इसको किससे करते हैं? बी से करते हैं। इसको हिंदी में संगठन प्राचल कहते हैं, और इसको प्रकीर्णन कोण कहते हैं।
इनके बीच में। अब पहले बात करते हैं संघटन प्राचल होता क्या है। मान लो कि अपने पास ये नाभिक थी, ये अपने डायग्राम बना लेते हैं। ये नाभिक थी, ये अल्फा कण आ रहा है यहाँ से, ये अल्फा कण है। आगे ये अल्फा कण आया, यहाँ से विचलित हो गया, ऐसे गया, तो जाना तो इसे सीधा सीधा चाहिए था, तो विचलित हुआ। जो ये विचलित हुआ जिस एंगल पर हुआ उसको थीटा कहते हैं अपने, उसको अपने स्कैटरिंग एंगल कहते हैं, प्रकीर्णन कोण। और इन दोनों के बीच में जो गैप है नाभिक के बीच में, तो नाभिक कहीं यहाँ है, नाभिक कहीं है, ये नाभिक है, पर इसका इफेक्ट देखो कहाँ हो रहा है, थोड़ी सी दूरी पर भी हो रहा है। नाभिक है पर इस इफेक्ट थोड़ी दूरी पर भी हो रहा है। इस दूरी पर इनके जो बीच की दूरी है, जहाँ तक नाभिक कवर कर रखी है अपनी दूरी, नाभिक यहाँ तक कवर कर रखी है, इस दूरी को अपने संघट्ट प्राचल बी कहते हैं। ये होता है इम्पैक्ट इफेक्ट। क्या होता है इम्पैक्ट इफेक्ट? जो इनकी दूरी कर रखी है, कवर, नाभिक ने अपनी दूरी जो कवर कर रखी है उसको कहते हैं। मान लो कि एक अल्फा कण था, ये वाला, यहाँ से अल्फा कण आ रहा है, एक अल्फा कण शुरू में आ रहा है, तो इसका P1 संवेग है। उसके बाद इसका कोई ना कोई प्रकीर्णन हुआ, इसका इम्पैक्ट हुआ, प्रकीर्णन होने पर स्कैटरिंग होने के बाद इसका थीटा कोण पे मुड़ गया, तो इसका P2 हो गया संवेग, P1 संवेग से क्या हो गया, P2 संवेग हो गया, जो ये थीटा कोण पे मिल गया। और ये क्या था, B, इसका स्कैटरिंग बन गई, इसका इम्पैक्ट आ गया। अब इन दोनों अब संवेग में कोई परिवर्तन होएगा, इनके दोनों के संवेग में परिवर्तन क्या कहते हैं, डेल P कहते हैं। डेल P वो क्या होगा, P2 माइनस P1, ठीक है। इसके अपने बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ गया, तो मान लो कि ये P1 था, ये P2 था संवेग, इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, डेल P वेक्टर होगा, ठीक। ये अपने ने मान लिया डेल P वेक्टर होगा। तो देखो यहाँ संवेग में परिवर्तन है, तो डेल P आएगा। अब डेल P वेक्टर कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम लगेगा इसमें, ये त्रिभुज है पूरा समांतर चतुर्भुज बनेगा, और भी इफेक्ट होएगी, तो इसमें समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार अब डेल P निकालते हैं। डेल P कैसे निकालते हैं वो बात आती है। अब ये थीटा कोण ये बन रहे हैं। अब यहाँ से मैं इसको पूरा कवर कर रहा हूँ, हाफ में कर रहा हूँ कवर। तो ये कितना होगा, थीटा बाई 2 होएगा, तो ये एंगल कितना होएगा, पाई माइनस थीटा बाई 2 बाई, ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, तो ये थीटा बाई 2। ये लंब यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर खींचा, लंब खींचा एक, तो 90 डिग्री हो गया, 90 माइनस पाई बाई थीटा कितना हो गया, हाफ पाई माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना आ गया, हाफ पाई माइनस थीटा आ गया, थीटा बाई 2 था, और ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक थीटा है। अब मैं डेल P निकाल रहा हूँ, P1। अब दो संवेग क्या होता है, दोनों संवेग बराबर होगा, पहले जो संवेग था बाद में वही संवेग होएगा। तो P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर P2 वेक्टर का mv होगा, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ये क्या संवेग है। अब डेल P कैसे होता है, डेल P बताया मैंने, P2 माइनस P1 होता है, तो डेल P बराबर P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। अब ये निकालते कैसे अपने, अंडर रूट P2 P1 स्केयर कर लो पहले, कोई बात नहीं, प्लस P2 स्केयर माइनस 2 P1 P2 कोस थीटा निकाले। अपन जानते हैं mv है, तो ये mv की होल स्केयर होगी प्लस ये mv की होल स्केयर होगी, दोनों बराबर है, माइनस 2 इंटू mv इंटू mv इंटू कोस थीटा, ये आ गया। mv स्केयर हो जाएगा, तो मैंने mv स्केयर बाहर ले रहा हूँ कॉमन, अंदर बच गया 1 प्लस 1 माइनस 2 कोस थीटा, mv बाहर आ गया, अंदर कॉमन आ गया 2 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गया 1 प्लस 1 2
2 12 है तो 1 माइनस cos थीटा बच गया। अब अपने सब जानते हैं कि cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। आगे यहाँ 2 थीटा था, यहाँ थीटा होता है, यहाँ 2 थीटा, यहाँ क्या था थीटा, तो cos थीटा आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होएगा। cos थीटा जगह लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ दुगुना था, इससे दुगुना होता है, तो इसे आधा क्या देवी कितना हो गया, हाफ हो गया। थीटा की जगह मैंने थीटा बाई 2 रखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा बाई 2 आ गया। टू है ही बार 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ गया। इधर चीज समझ में आ गई तो मैं रफ कर देता हूँ। वन माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कटेगा कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना आ गया 2 mv साइन थीटा बाई 2, आगे डेल पी संवेग में परिवर्तन की दर, ये आया अपने पास डेल पी 2 mv साइन थीटा बाई 2। मान लो कि अपने कोई नाभिक थी ये, अब एक चीज आती है अपने पास, नाभिक थी अपने पास, ये संगठन पता चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, संगठन पता चल रहा है, यहाँ लो ये क्या आ गया अपने पास, ये डेल पी है, ये इसमें फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है। अब ये फोर्स एफ लग रहा है, ये पूरा कोण देता है, ठीक है। इन दोनों के बीच कोण मान लिया मैंने फाई मान लिया, डेल पी और एफ के बीच कोण मैंने कितना मान लिया, फाई मान लिया। अब ये डेल पी और ये एफ कहाँ से लगेंगे, नाभिक से लगेंगे, तो नाभिक ये रहा यहाँ से लग रही है, और उन पर जो बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उनके बीच में कोण कितना मान लिया मैंने, फाई मान लिया, और टोटल कोण थीटा था ही ये। और अभी ये पड़ गया, ये अपने कोण कितना था, ये पाई माइनस थीटा बाई 2 था, तो ये कितना रहेगा पाई माइनस थीटा बाई 2, और ये क्या इन दोनों बीच में अंतर का बी है, संगठन प्राचल, ठीक है। अब इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, और फोर्स के मध्य बल कितना है, डेल फाई कोण है, समय में परिवर्तन की दर, और उनके फोर्स में बल कितना है, फाई है। तो अपने अब करते हैं इसका, तो जो भी ये बल लगता है, जो बल में परिवर्तन होता है, वो समय में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसमें कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, एफ डी टी लगेगा, एफ डी टी क्या लिख सकते हैं अपने, एफ कोस फाई डी टी लिख सकते हैं, एफ कोस फाई डी टी होएगा, इंटीग्रेशन होएगा साथ में इसका, जो एफ डी टी है कैपिटल रखो। फाई क्या है, संवेग और फोर्स के बीच में जो कोण है फाई है, और डी टी ये है, इतना ही होता है। और एफ डी टी क्या होता है, डेल पी आई है, इसके बराबर होएगा, एफ डी टी डेल पी के बराबर होएगा, जो ये डेल पी आई है, किसके बराबर है, 2 mv साइन थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ फाई है, यहाँ डी टी है, तो किसके, डी टी को, तो फाई के अनुकूल करना अपने को, अपने इंटीग्रेशन किसका करना है, फाई का, तो अपने डी टी को फाई में चेंज कर रहे हैं, तो डी टी को क्या चेंज करते हैं अपने, फाई से डिवाइड वाई, और फाई से क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
तो डी टी जगह मैं डी टी अपॉन फाई डी फाई लिख सकता हूँ। इधर समझ में आ गई। तो क्या होगा 2mv साइन थीटा बाई 2 बराबर एफ डॉट कॉस फाई डी टी अपॉन डी फाई। अब अपने को डी टी अपॉन डी फाई की वैल्यू पुट करनी है। अगर अपने डी टी अपॉन डी फाई वैल्यू पुट आ जाए तो डी फाई में रह जाएगा, डी फाई में रह जाएगा तो सारी की वैल्यू अपने फाइंड हो जाएगी। इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर इंटीग्रेशन करने में अपने यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब देखो जो भाई होती है ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होकर बल लग के अनंत तक जाता है। जो हमें कण फिक्स नहीं है कौन सा कण कहाँ तक जाएगा, कितने पर होगा, ये फोर्स लगता है। और यहाँ से अपने हटाएगा तो कितना जाएगा यहाँ, तो अपने पास लिमिट लग जाएगी माइनस पाई बाई थीटा से प्लस तक, अपने ये लिमिट लग जाएगी। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होती है, इसका मान रखा यहाँ, इसका मान रखा ये लिमिट आ गई। अब देखो डी टी अपॉन डी फाई क्या होता है, जो भी कोणीय संवेग होते हैं, कोणीय संवेग होते हैं एन ओमेगा आर स्क्वायर होता है, एन ओमेगा आर स्क्वायर जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग रेखीय संवेग के बराबर होते हैं, जो ये क्या होते हैं एक कांस्टेंट होते हैं, एन ओमेगा आर स्क्वायर अब एम बी बी। और अपने तो यहाँ से अपने ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एम ओमेगा आर स्क्वायर बराबर एम वी बी होता है, एम से एम कैंसिल हो गया, कितनी आ गई इसकी वैल्यू वी बी पॉइंट में आर। विवेक बी क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर है, आर क्या इनकी जो त्रिज्या है, इनके जो इसे अंतर बनना नाभिक की जो त्रिज्या होती है, ये ओमेगा है। अपने जानते हैं डी टी पॉइंट में डी फाई क्या होते हैं, 1 ओमेगा होते हैं। ओमेगा वैल्यू ये है तो उल्टे कर देगी तो आर स्क्वायर पॉइंट में वी बी हो गया। तो इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, तो 2mv साइन थीटा बाई 2 बराबर माइनस थीटा माइनस पाई 2 से प्लस का एफ डॉट कोस फाई, ये कितने हो गए आर स्क्वायर वी बी डी फाई, ये आ गया। अब अपने जानते हैं फोर्स क्या होता है, एफ एल्फा कण नाभिक बीच में लग रहा है, फोर्स एल्फा कण का द्रव्यमान होता है 2 ही होते हैं, नाभिक का जेड ई अपॉन में 4 पाई साइलेंट नोट, और बीच दूरी कितनी है इनकी आर मध्य दूरी, अल्फा कण और से बीच में दूरी आर आर स्क्वायर। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ 2mv साइन थीटा बाई 2 माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से प्लस का पाई माइनस थीटा बाई 2। एफ की वैल्यू आ गई 2 इसके जेड अपॉन में, इसको के रख लो अपने आर स्क्वायर